हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो आप लोग का एसएससी का सेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें जो बच्चे अकाउंट्स ग्रुप से हैं, जिनका कॉमर्स सब्जेक्ट रहेगा, उसके लिए प्रैक्टिस सेट मैंने पहले भी अपलोड किए थे दो। इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज भी आपका जो थर्ड प्रैक्टिस सेट है वो रहेगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोग के क्वेश्चन हैं जो कि आ सकते हैं एग्जाम में, या उसका एक्सप्लेनेशन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उसको इंक्लूड किया है। वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसमें जितने भी आप लोग का सिलेबस में दे रखा है, बाकी अलग अलग वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। एक बार उन सबको प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका एक कंबाइंड रिवीजन हो जाएगा सारी चीज़ों का। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सारी प्लेलिस्ट का, तो आप लोग उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिए, जिससे कि आपका आसानी से सबका रिवीजन हो जाए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अति अल्पकाल में मूल्य निर्धारण में केवल भूमिका रहती है। इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड डोमिनेंट रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन इज ऑफ डिमांड सप्लाई बोथ 1 and 2, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अल्पकाल, यहाँ पर अति अल्पकाल की बात हो रही, बहुत शॉर्ट टर्म टाइम की बात हो रही, तो वहाँ पर जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, जो मूल्य का निर्धारण होता है, वहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ऐसे तो दो फैक्टर आपके रहते हैं, एक हो जाता है सप्लाई, दूसरा हो जाता है डिमांड। लेकिन जब टाइम बहुत कम होगा, कम टाइम पीरियड होगा, तो वहाँ पर क्या रहेगा, जो मांग होती है, डिमांड होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो वहाँ पर क्या होगा, मूल्य भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम उसे सप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो प्राइस अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सप्लाई को हम इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं कर पाएंगे जब टाइम कम होता है, लेकिन आपकी जो मांग होती है वो बढ़ सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्थापित किया गया था। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड ऑन 15 मार्च 1949, 12 मई 1950, 2 मार्च 1948, 2 मई 1951। तो जो आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसे शॉर्ट में CSO भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हो सकता है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ले कि CSO की फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी अनुमानों और संभाव्यताओं का विज्ञान है, ये किसने कहा है? स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज, हु सेड दिस? बाउले, वॉडिंगटन, प्रोफेसर किंग, PH कामिल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आपकी डिफिनेशन दे रखी है, डिफिनेशन भी पूछ सकता है, अक्सर मैनेजमेंट से अगर डिफिनेशन पूछता है, आपका स्टैटिस्टिक्स से भी पूछ सकता है, तो मार्केटिंग से भी आपकी कोई डिफिनेशन पूछ सकता है। तो एक बार देख लीजिएगा डिफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है उनको। तो यहाँ पर कह रहा है कि अनुमान और संभाव्यताओं का विज्ञान है, ये किसने कहा था? ये कहा था वॉडिंगटन ने। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत लागत रेखा औसत लागत वक्र को काटती है। मार्जिनल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट्स द एवरेज कॉस्ट कर्व at the lowest point form up to downwards where points downward both A and B, none of these। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है जो सीमांत लागत रेखा होती है औसत लागत वक्र को कहाँ पर काटती है। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक फिगर, तो वहाँ पर एक मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, दूसरा एवरेज कॉस्ट का कर्व है। तो कब काटती है? जब आपकी जो एवरेज कॉस्ट होती है उससे अपने लोएस्ट पॉइंट पर होती है, तो वहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो उसको कट करती है। तो होता क्या है एक्चुअल में, जो एवरेज कॉस्ट होती है जब गिर रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे तेजी से गिरने लगती है, और जब जो एवरेज कॉस्ट होती है वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, उससे तेजी से ऊपर उठने लगती है। तो वो कहाँ पर काटती है? जो एवरेज कॉस्ट का सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वहां पर काटती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम उत्पाद वक्र रेखा का संबंध निर्भर करता है। द रिलेशन ऑफ इक्विपॉइंट कर्व, इक्व प्रोडक्ट कर्व, द लाइन डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, कॉस्ट प्राइस, प्रोडक्शन कॉस्ट, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है जो सम उत्पाद वक्र रेखा होती है का संबंध निर्भर किस पर करता है? प्रतिस्थापन की दर पर, लागत दर पर, उत्पादन की दर पर, में से कोई। तो डिपेंड करता है प्रतिस्थापन दर पर डिपेंड करता है, द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट पर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस कमीशन। तो क्वेश्चन में जो आपसे कह रहा है कि जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना कौन करता है, तो करेगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO जिसे शॉर्ट में कहते हैं, जिसके अभी हमने पढ़ा था कि जो कब स्थापित किया गया था, वही इसको कैलकुलेट भी करता है। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्पादन फलन निर्भर करता है। प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड्स ऑन टेक्निक ऑन द फर्म, अमाउंट ऑफ लेवल, टाइप ऑफ लेवल और ऑफ दी। तो जो उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो इन तीनों पर ही डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मानक विचलन 4 पदों की संख्या 10 तथा पदों का योग 160 हो तो विचलन गुणांक का मान होगा। If standard deviation is 4, the number of terms is 10 and the sum of the terms is 160, then the value of deviation coefficient is 20%, 35%, 25%, 16%। यहाँ पर आपको निकालना है विचलन का गुणांक। तो यहाँ पर कुछ आपका जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको SD बता दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है, जो पदों की संख्या है वो 10 हो जाएगी, जो n होता है वो 10 होगा आपका, और जो टोटल दे रखा है पदों का योग वो हो जाएगा 160। आपको निकालना होगा विचलन गुणांक। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन में आपके क्या चीजें दे रखी थी, आपको जो है मीन डायरेक्टली नहीं बताया है, तो हमको यहाँ पर मीन को निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, हमको सिग्मा एक्स पता ही है, सिग्मा एक्स अपॉन एन हो जाएगा 160 अपॉन 10, कितना आ जाएगा 16, मीन आ जाएगा हमारा 16। अब हम रख लेंगे अपने फॉर्मूले में 4 अपॉन 16 इंटू 100 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो निकल के आ जाएगा 25%, यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 15 और समाध्य 9 हो तो उनका समांतर माध्य होगा। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड हार्मोनिक मीन इज 9 देन देयर अरिथमेटिक मीन विल बी। यहाँ पर आपको जो ज्योमेट्रिक मीन बता दिया 15 और हार्मोनिक मीन है 9, आपको क्या निकालना है, जो आपका समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा कि जो है आपको जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू हो जाएगा बार एक्स इंटू हार्मोनिक मीन। तो इस फॉर्मूले को हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर हमारा आ जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा तो आप उसको सॉल्व करेंगे 225 हो जाएगा। यहाँ पर आपको बार एक्स नहीं पता है तो 9 इंटू बार एक्स हो जाएगा, बार एक्स बाहर आ जाएगा, इसको जब आप डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 25, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये छोटे छोटे फॉर्मूला जो है वो ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इसी से ही इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पत्तन व्यापार का अर्थ है। इंटरपोर्ट ट्रेड मीन्स इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, गुड्स इंपोर्टेड फॉर री एक्सपोर्ट। जो आपका मध्य पत्तन व्यापार होता है उसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसको वापस से एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है जो कि अपने कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो आप बाहर की कंट्री से उसको इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद उस वस्तु को, प्रोडक्ट को बनाने के बाद आप वापस उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो हो जाता है मध्य पत्तन व्यापार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, ये कथन किसका है। Money is the pivot around which the whole economic science clusters. Who has made this statement? Marshall, Lord Ranelagh, Lord Keynes, Hannay। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डिफिनेशन आपकी दे रखी है, मुद्रा वह धुरी इसके चारों ओर संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, ये कथन किसका है। तो ये कथन है मार्शल का। मार्शल ने डिफिनेशन दी थी कि जो मेन मुद्रा होती है, मनी होती है, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी इकोनॉमी में। उसी इकोनॉमी के चारों तरफ क्या होती है, जो भी हमारी सारी चीजें हैं वो चक्कर काटती रहती हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण अनिवार्य है। ऑडिटिंग इज कंपल्सरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर कुछ आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्योंकि आपको पता है ऑडिटिंग सबके लिए अनिवार्य नहीं होती है, कुछ जो ऐसी संस्थाएं होती हैं उनके लिए अनिवार्य होगी, तो जिसमें आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी संयुक्त कंपनी भी आएगी, बैंक भी आ जाते हैं, सहकारी समितियां भी आती हैं, तो तीनों ही आ जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा निर्गमन के लिए कौन अधिकृत है। In India, who is authorized to issue currency notes? State Bank of India, Reserve Bank of India, ISI, CBI। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि मुद्रा निगमन के लिए, तो आपको पता ही होगा कि जो नोट जारी करने का, मुद्रा निगमन का कार्य कौन करता है, वो करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उद्देश्यों में से कौन सा अभिप्रेरणा का उद्देश्य नहीं है। Which of the following objective is not the objective of motivation? To motivate the employees for doing the maximum work by themselves, to make the employees dejected, to utilize the human resources, to increase the efficiency of the employees। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि मोटिवेशन का कौन सा
जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो नहीं होगा। कि कर्मचारियों को स्वेच्छा से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल है, अब प्रेरणा का काम ही है मोटिवेशन। तो उसके बाद है मानव संसाधनों का सदुपयोग करना, बिल्कुल कि जितने भी मानव संसाधन है उनका अच्छे ढंग से प्रयोग किया जा सके। कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि, ये भी हो जाएगा। तो क्या नहीं होगा, हतोत्साहित करना, प्रोत्साहित किया जाता है, हतोत्साहित नहीं किया जाता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समझौते के अभाव में एक साझेदार की दिवालियापन से उत्पन्न हानि अन्य साझेदारों द्वारा वहन की जाती है। In the absence of agreement, the loss incurred from the bankruptcy of a partner will be carried by other partners in equal ratio, in their capital ratio, in profit sharing ratio, in the ratio of 3:2:1। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है, वहां पर कोई एक जो पार्टनर होगा वो दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो वहां पर जो भी इसकी हानि हो रही है, उसका लॉस हो रहा है, तो बाकी के जो पार्टनर्स हैं उसे कितने रेशियो में, किस रेशियो में वहन करते हैं, समान अनुपात में, उसकी पूंजी के अनुपात में, लाभ भरण के अनुपात में, या फिर 3:1। तो यहाँ पर वो किस अनुपात में करेंगे, जो लाभ विभाजन अनुपात होगा उस जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसी अनुपात में ही वहन करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऋण पर ब्याज दोहरा खाता प्रणाली में कहाँ दिखाया जाता है। Where is the interest on bank loan shown in double accounting system? Revenue account, net revenue account, capital account, cash account। तो यहाँ पर जो बैंक ऋण होगा, बैंक में से जो भी लोन लिया गया उसका जो इंटरेस्ट होता है उसे जो डबल इंटरेस्ट सिस्टम होता है वहाँ दिखाया जाएगा नेट रेवेन्यू अकाउंट में। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों का पुनर्निर्गमन पर हुए लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। द प्रॉफिट मेड बाय द रीइश्यू ऑफ द शेयर इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो यहाँ पर जो रीइश्यू करने से जो भी प्रॉफिट हो रहा होता है उसे जो ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष बैंकिंग संस्था नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, नाबार्ड, एग्जिम बैंक। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो रिजर्व बैंक है वो भी अपनी एक शीर्ष संस्था है, नाबार्ड भी अपनी एक शीर्ष संस्था, और एग्जिम बैंक जो स्टेट बैंक है वो रिजर्व बैंक के ही अंडर में आता है। रिजर्व बैंक सबसे ऊपर हो जाएगा, उसके बाद स्टेट बैंक आएगा कि जहां जहां पर रिजर्व बैंक नहीं है तो स्टेट बैंक उसके ही एक प्रतिनिधि की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो स्टेट बैंक होगा वो शीर्ष संस्था नहीं होगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन पदार्थ की मांग एवं कीमत में डिमांड एंड प्राइस रिलेशन ऑफ द गिवन गुड्स इज अपोजिट, डायरेक्ट, नो रिलेशन, नन ऑफ दीज। तो जो गिवन पदार्थ होते हैं, गिवन वस्तुएं होती हैं, हमने पढ़ा ही होगा इकोनॉमिक्स में, तो वहां पर जो उनकी डिमांड होती है और उनकी जो प्राइस होता है उसमें आपस में किस तरह का संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। उल्टा संबंध होता है, सीधा होता है, कोई संबंध नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, यानी कि जब निम्न कोट की जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत घट जाती है तो उनकी मांग भी घट जाएगी। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, जगलर चक्र की अवधि होती है लगभग। द पीरियड ऑफ जगलर साइकिल इज अप्रोक्सीमेटली 6 1.5 years, 7 1.2 years, 8 years, 9 1.2 years। जो जगलर चक्र होता है उसकी अवधि पूछी है आपसे, तो यहाँ पर उसकी अवधि क्या हो जाएगी, जो अवधि होती है वो हो जाएगी ऑप्शन डी 9 1.5 years। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक संगठन पद्धति देन है। Functional organization method is the contribution of Henry Fayol, George Terry, Frederick William Taylor, Harold Pinter। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसने जो दिया था, उसका सिद्धांत वो दिया था फ्रेडरिक विलियम टेलर ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आप लोग का एक साइड सिद्धांत दे रखा है, दूसरी साइड ये बताया कि किसने इसको प्रतिपादित किया था। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। एक्स एंड वाई मोटिवेशन प्रिंसिपल, मैक जॉर्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी फैक्टर, विलियम जी ऑची, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, एल्टन मायो, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, फोर्ड फाउंडेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो गलत मैच है। तो यहाँ पर जो द्विव घटक की अवधारणा दे रखी है वो विलियम जी ऑची की नहीं थी बल्कि हर्जबर्ग की थी। यही आप लोग का गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्थोन प्रयोग किया था।
हार्थोन एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय एल्टन मायो, हेनरी फ्योल, एडवर्ड टेलर, विलियम जी आउची। यहाँ पर आपको बताना है कि जो हार्थोन प्रयोग था वो किसने किया था, तो वो किया था एल्टन मायो ने। तो ये आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वहां पर हार्थोन प्रयोग किया था एल्टन मायो ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्न संस्थाओं में से सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? Which of the following institutions was first established for obtaining industrial finance? IDBI, IFCI, SIDBI, ICICI। आपको बताना है कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो IFCI की हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। आइए एक बार देख लेते हैं सबका जो है कब स्टैब्लिश हुए थे। एग्जाम में आपसे कोई भी पूछेगा या मैचिंग में आएगा तो भी आप उसको निकाल लेंगे आसानी से। तो जो IDBI था उसकी हुई थी 1964 में, IFCI की हुई थी 1948 में, SIDBI की हुई थी 1990 में और ICICI की हुई थी 1955 में। तो इसके बारे में मैंने और भी जो है आप लोग की जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, उसमें देख लीजिएगा। काफी जो है आपका अच्छे से इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप लोग के हैं जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट विश्लेषण संबंधित है। वेट एनालिसिस इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, मशीन्स, मटेरियल, लेबर्स। यहाँ पर जो वेट विश्लेषण है वो क्या हो जाएगा, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, वी फॉर हो जाएगा वाइटल पार्ट, ई फॉर हो जाएगा एसेंशियल पार्ट, डी फॉर हो जाएगा डिजायरेबल पार्ट। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये होता है सामग्रियों से यानी कि मटेरियल से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। The application of FIFO method is applicable in the situation of increase in price, decrease in price, fixed price, none of these। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो FIFO मेथड होता है, आपने कॉस्ट में पढ़ा होगा लिफो, FIFO और हिफो के बारे में। तो FIFO मेथड क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले सामग्री आई है वही सामग्री पहले ही निर्मित भी की जाएगी, इशू भी की जाएगी। तो कब इसका उपयोग सबसे उपयुक्त रहता है कि जब कीमतें जो होती हैं वो घट रही होती हैं, तो वहां पर जो पहले सामग्री आई होती है उसे पहले ही निकालना सही रहता है। क्योंकि जो सामग्री पहले उस ज्यादा मूल्य पर आई है, हाई प्राइस पर आई, उसको हम पहले निकाल देंगे तो वहां पर हमारा लॉस नहीं होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवन प्रीमियम योजना सुधरा हुआ रूप है। रोवन प्रीमियम प्लान इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेलर मेथड, गैंट बोनस प्लान, हंसले इंटरेस्ट मेथड, डिफरेंशियल मेथड। जो आपका रोवन प्रीमियम योजना है वो किसका सुधरा हुआ रूप है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो वेजेस पेमेंट सिस्टम होता है दो तरह का होता है, एक समय अनुसार हो जाता है, दूसरा कार्य अनुसार हो जाता है। यहाँ पर जो रोवन प्रीमियम है तो कुछ इंसेंटिव योजनाएं भी चलाई गई थी जिससे कि जो भी जो श्रमिक है, जो लेबर है, वो ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए क्या हो, मोटिवेट हो सके। तो रोवन प्रीमियम योजना किसका सुधरा रूप है, वो हादसे की प्रब्याज योजना जो है उसका सुधरा हुआ रूप है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैच करना है, मैचिंग दे रखा है। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो लिस्ट 1 में आपके इंडेक्स नंबर, बेस ईयर, कोऑर्डिनेटिंग ऑफ बेस और फैमिली इनकम एक्सपेंडिचर मेथड दे रखा है, और जो लिस्ट 2 है वहां पर आपको उसको मैच करना है। तो उसको मैच करने के लिए आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, जो सूचकांक होते हैं वो हो जाते हैं आर्थिक बैरोमीटर, और जो सूचकांक होते हैं उनको आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। आधार वर्ष जो होता है वो सामान्य होता है, और जो आधार वर्ष का निर्देशांक होता है वो 100 होता है। स्टैटिस्टिक्स में जो आपने इंडेक्स नंबर निकाले होंगे तो वहां पर बेस ईयर जो लेते हैं उसकी वैल्यू 100 थी। और पारिवारिक आय व्यय रीति जो होती है उसका आपका जो फॉर्मूला होगा सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, जो मैचिंग आप करेंगे तो आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेस्पियर का सूत्र है। जो इंडेक्स नंबर थे तो आपने फॉर्मूला से पढ़ा होंगे, फिशर का पढ़ा होगा, लेस्पियर का पढ़ा होगा, तो उसी का आपको सही करेक्ट फार्मूला बताना है कि जो लेस्पियर है उनका करेक्ट फार्मूला क्या है। तो जो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं उसमें से जो करेक्ट फार्मूला है वो हो जाएगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये आपका करेक्ट फार्मूला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के मध्य 35 था। बाद में पता चला कि 2 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 27 एवं 54 के स्थान पर त्रुटिवश 72 एवं 42 पढ़ लिए गए। शुद्ध माध्य होगा। यहाँ पर क्या है कि आपने अर्थमेटिक मीन में पढ़ा होगा निकालने का कि कभी कभी कुछ संख्याएं जो होती हैं गलत पढ़ ली जाती है, मिसरीड कर ली जाती हैं, तो बाद में उसको घटा करके लेस करके जो करेक्ट होता है उसको ऐड कर लिया जाता है।
कि उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। द मीन ऑफ द मार्क्स obtained by 50 students was 35. Later on it was detected that the marks 27 and 54 of two students have been read as 72 and 45 by mistakes. Correct mean will be, यहाँ पर आपको सही मीन निकालना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप टोटल निकाल लीजिए। कितने स्टूडेंट थे, 50 थे। टोटल आपका कितना आया था, मीन 35 आया था। मीन आपका एवरेज होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे कि कितने मिले थे। तो हो जाएगा 1750 यानी कि 1750। अब जो दो स्टूडेंट से गलत पढ़े गए थे कितने थे, 72 और 45 जो थे वो गलत पढ़ लिए गए थे। तो हम इसको लेस कर देंगे, जो हमारा 1750 आया है उससे। यहाँ पर करेक्ट जो थे 27 और 54 उसको हम ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 1714। अब इसको हम जो 50 स्टूडेंट्स है उसी से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमारा करेक्ट मीन कितना आ जाएगा, 34.28। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जो गलत हो पहले टोटल निकाल लीजिए, जो गलत हो रॉन्ग हो उसको जो है लेस कर दीजिए और जो करेक्ट हो उसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, जितने भी नंबर हो उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका करेक्ट मीन निकल आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।